टॉप क्वालिटी और कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस के लिए सिर्फ सिल्वर पंप नाम याद रखना। और आतंकी हाफिज से जुड़ी एक और सबसे बड़ी खबर आपको बता दें। हाफिज के ठिकाने से अब एम्बुलेंस निकली है। तो एक तरफ खबर आई कि कैसे स्ट्राइक में मारा गया है, आतंकी ठिकानों को ध्वस्त कर दिया गया है। अब आतंकी हाफिज से जुड़ी एक और बड़ी खबर सामने आई है कि यहां एक हाफिज के ठिकाने से एम्बुलेंस भी निकली है। तो तस्वीरें तो अब आपको हम दिन की भी दिखा चुके हैं, रात में हमलों को कैसे अंजाम दिया गया और उसके बाद तबाही का मंजर पूरी दुनिया के सामने है। फिलहाल एक बड़ी खबर उन आतंकी ठिकानों से अब सामने आ रही है। आतंकी हाफिज से जुड़ी ये एक और बड़ी खबर है कि हाफिज के ठिकाने से अब एम्बुलेंस भी निकली है। हालांकि अस्पताल पहुंचे पाक टॉप ऑफिसर्स को लेकर भी अभी थोड़ी देर पहले हमने आपको खबर बताई, जहां पर स्ट्राइक हुई वहां से अब एम्बुलेंस निकली है। आतंकी हाफिज से जुड़ी एक और ये सबसे बड़ी खबर सामने आई है। लेकिन आतंकी संगठन जहां पर जैश-ए मोहम्मद के ठिकाने थे, उनकी फिलहाल अलग अलग तस्वीरें सामने आ रही है। और ये एक और लेटेस्ट तस्वीर अब आपके सामने। और सुमित, इन तस्वीरों को जरा बयां करिए, क्योंकि जहां पर हमले हुए वहां सब कुछ ध्वस्त हो चुका है। उन्हीं जगहों की ये एक और तस्वीर जिससे साफ है कि कैसे ये ठिकाना पूरी तरह ध्वस्त हो चुका है और यहीं पर अब एम्बुलेंस भी नजर आ रही है। सुमित, और देखिए आपको आर्म्स के साथ वो लोग भी नजर आ जाएंगे अगर आप तस्वीरें देख पा रहे हो जो सिविल उसमें है। तो आप ये समझिए कि पूरा इलाका, और ये देखिए ये सड़कें जो हैं ये अक्सर खाली रहा करती थी और यहाँ पर आम लोगों को जाने की इजाजत नहीं थी। लेकिन आज ये वही कैंप है जैश का जो लगातार एक सेफ जोन के तौर पर माना जाता था। और अभी इंपॉर्टेंट ये है, मैं आपको बता रहा था कि करीबन 18 एकड़ 17 से 18 एकड़ का ये पूरा लैंड था जिसमें अलग अलग विंग्स बनाए रखे थे। यहाँ पर ना सिर्फ आप देखिए कि उनके ट्रेनिंग कैंप्स थे, उनके लॉजिस्टिक सपोर्ट के लिए एक अलग कैंप था, एम्युनिशन का अलग कैंप था, यहाँ तक कि उनको नई मॉडर्न वॉरफेयर के लिए या फिर आप कह सकते हैं आईडीज बनाने के लिए जानकारी दी जाती थी। और एक बड़ा फाइनेंस डिपार्टमेंट इसलिए था कि जो फंडिंग आती थी इन टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस को, जैश को, यहाँ से सर्कुलेट की जाती थी पीओके के अंदर। तो ये सारी चीजें आप कह सकते हैं कि इस पूरे एक बड़े कैंपस के अंदर चलाई जा रही थी और ये बड़े खुले तौर पर चलाई जाती थी। पाकिस्तान के अंदर उसकी फोर्स का जो संरक्षण मिला हुआ था इन ऑर्गेनाइजेशंस को, इनको लगता था कि शायद इनको कोई टोकने वाला नहीं है, कोई चैलेंज नहीं कर सकता। लेकिन शायद आज के बाद, यानी कल रात को हुए ऑपरेशन के बाद, इनको अब ये डर लगेगा कि शायद ये पाकिस्तान के किसी कोने में छुप जाएं। जब भारतीय सेना चाहेंगी इनको उन किनारों पर, उन कोने पर, यानी ये जैश का वो हेडक्वार्टर है जिसे तबाह कर दिया गया है। सुमित, डिटेल इंफॉर्मेशन इन तस्वीरों के साथ मैं चाहूंगी, क्योंकि इस हेडक्वार्टर में किस तरीके से ऑपरेट करते थे, अलग अलग क्या बाकायदा विंग्स बने हुए थे। देखिए बिल्कुल, मैं आपको बता रहा था कि भावलपुर के अंदर खासतौर पर करीबन 17 से 18 एकड़ का एक कैंपस है। और आपको बताऊं कि इसके बहुत करीब जो पाकिस्तान का अपना आर्मी का बेस है, करीबन 4 से 5 किलोमीटर, एयरफोर्स का बेस है 10 किलोमीटर दूर। और ये दोनों तरफ इसलिए बेस रखे जाते थे कि ना सिर्फ लैंड से बल्कि एरियल आप इनको डोमिनेंस दे सके, आप इनको सेफगार्ड कर सके। रेडार सिस्टम लगाए गए थे और ये सारी सुविधाएं जो थी सिर्फ और सिर्फ इन्हीं के लिए रखी गई थी, ताकि कम से कम इनकी ये फैक्ट्री जो है, आतंकी फैक्ट्री, ये लगातार चलती रहे, ये ऐसे प्रोडक्ट बनाती रहे। लेकिन शायद आज भारत ने उस आतंकी फैक्ट्री को डायरेक्टली हिट कर समझा दिया कि ये प्रोडक्ट अब मार्केट में नहीं चलने वाले, और अगर आप चाहेंगे तो ना सिर्फ इन प्रोडक्ट्स को बल्कि आपको भी हम अटैक कर सकते हैं। और ये बड़ा एक लाउड एंड क्लियर मैसेज था पाकिस्तान की आर्मी को कि देखिए, आप कितना ही इनको संरक्षण दे लीजिए, आप कितना ही इनको पैसा दे लीजिए, लेकिन उसके बियॉन्ड भी एक ऐसा वक्त आएगा जब भारतीय सेनाएं आपको आप ही के इलाके में जवाब देने के लिए हमेशा तैयार है। और ये बड़ा एयर स्ट्राइक्स इसीलिए एक बड़े लाउड एंड क्लियर मैसेज का एक बड़ा प्रूफ है। सुरभि, बिल्कुल, और इसी बारे में एक्सपर्ट्स के साथ मैं चर्चा करती हूं। इस वक्त बता दूं, ब्रिगेडियर रिटायर्ड शरदेंदु सर स्टूडियो में डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर हमारे साथ हैं। शरदेंदु सर, यही 9 ठिकाने क्यों, और इन्हीं ठिकानों के टारगेट के बाद ये साफ हो गया कि ये वो गढ़ है जहां से ये आतंक ऑपरेट होता था। शरदेंदु सर, ये देखिए, आपने जो बोला ये 9 टारगेट वो टारगेट है, ये टेररिस्ट कैंप है, यहाँ ट्रेनिंग होती थी, इसलिए इनको टारगेट किया गया। हमने किसी सिविल इंफ्रास्ट्रक्चर या मिलिट्री टारगेट को हिट नहीं किया, हमने ऐसे टारगेट को किया जिन्होंने इसको अंजाम दिया, जो पहलगाम की घटना को जिन्होंने अंजाम दिया, उनको न्यूट्रलाइज करना जरूरी था। लिहाजा ये 9 टारगेट चुने गए। हमारे पास इसके सारे इंफॉर्मेशन अवेलेबल थे। हिंदुस्तान कंस्ट्रेंट बरत रहा था। जब आपने पहलगाम का हमला किया तो इसका जवाब देना जरूरी था। और ये दिखाता है हिंदुस्तान का रिजॉल्व कि हम किस तरीके से टेररिस्टों को खत्म करने में एकजुट हैं, किस तरीके के हम उनको ऐसा नुकसान पहुंचाएंगे कि दोबारा इस तरीके की घटना ना हो। और साथ में विश्व को बताया कि हिंदुस्तान का प्रोएक्टिव स्टैंड क्या है, किस तरीके से हिंदुस्तान की आर्मी, हिंदुस्तान का जो एग्जीक्यूटिव है, किस तरीके से सोच रहा है। और मेरा मानना है कि इस तरीके के अगर पाकिस्तान इस तरीके से बाज नहीं आए
तो इससे बड़ी चोट भी दी जाएगी अगर वो नहीं सुधरा तो। एक मैसेजिंग किया है कि आपके टेररिस्टों को हमने न्यूट्रलाइज किया, आपके टेररिस्ट कैंपों को उड़ाया है, अब आप बात आ जाइए। अभी भी नहीं चौकन्ना हुआ पाकिस्तान तो इसके अंजाम और बुरे हो सकते हैं। देखना पड़ेगा कि पाकिस्तान में किस तरीके की देखिए बौखलाहट मची हुई है। सर बौखलाहट ऐसी कि बयान तक बदलते जा रहे हैं, बौखलाहट ऐसी कि फिलहाल तस्वीरें हम दिखा रहे हैं किस तरीके से इन्हीं जैश के हेडक्वार्टर के बाहर भी अब एम्बुलेंस नजर आ रही है। बौखलाहट ऐसी कि यहां पर सेना के टॉप ऑफिसर्स भी हॉस्पिटल में मिलने के लिए पहुंच रहे हैं, क्योंकि भारत ने जिस तरीके से स्ट्राइक को अंजाम दिया है उसमें जैश-ए मोहम्मद, लश्कर ए तैयबा, हिजबुल मुजाहिदीन के ठिकानों को टारगेट किया गया है। और सिंह सर, ये एक और बड़ी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है। सिंह सर, सवाल आपसे मैं इस पर चाह रही हूं, क्योंकि जहां जहां पर हमलों को अंजाम दिया गया उन्हीं लोकेशंस के तहत पीएम को मिनट टू मिनट ब्रीफिंग तक दी गई कि भारत कैसे इन टारगेट्स को ध्वस्त कर रहा है। सिंह साहब। सुरभि, सबसे पहले मैं कहूंगा कि भारत स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी, स्ट्रैटेजिक पोस्टरिंग और रीजनल स्ट्रैटेजिक डोमिनेशन कूटनीति में एकदम खंबे की तरह खड़ा है। और ये जो एक्शन किया गया है बहुत बेहतरीन, कैलकुलेटेड, कोऑर्डिनेटेड, ट्राई सर्विस, पॉलिटिकल अथॉरिटी का मेल मिलाप करते हुए सिलेक्ट किया गया है। और पाकिस्तान को इस समय भी जब इतनी तैयारी थी उसकी, सरप्राइज डिसेप्शन से मार खा गया है। और जो हमने देखो, प्रधानमंत्री ने बोला था कि टेररिस्ट को हमने एलिमिनेट करना है, आइडेंटिफाई, ट्रेस, डिस्ट्रॉय, वो पूरा किया गया है 9 टारगेटों के साथ। और काफी इनको नुकसान पहुंचा है। और पाकिस्तान इससे अभी सबक नहीं सीखेगा तो विश्व में सारे देश इसके खिलाफ होंगे। उसका जो तुर्की चाचा है वो भी अभी बैठेगा आराम से। चीन को भी मैं समझता हूं कि दूर रहेंगे। लेकिन इन सबूतों को कैसे अब रूल आउट करेगा? बता दूं, मेजर जनरल रिटायर्ड एसपी सिंह सर के साथ साथ इस वक्त स्टूडियो में मेरे साथ कमोडोर एसपी सिंह सर भी हैं। और सिंह सर, अब सवाल आपसे कर रही हूं, इन तस्वीरों और इन सबूतों को अब कैसे रूल आउट करेंगे? क्योंकि आपने आतंक के गढ़ में जिस तरीके से इन आतंकियों को पनाह दे रखी थी, शरण दे रखी थी, आज भारत ने सीधे उन्हें टारगेट करते हुए दुनिया के सामने ये सबूत एक बार फिर से रख दिए। देखिए, ये टारगेट्स जो हैं बड़े प्रिसाइजली सिलेक्ट किए जाते हैं। और जो हमारे पास इस तरह के वेपन इस समय हैं, पहले 1971 में हमारे पास लॉन्ग डिस्टेंस वेपन नहीं थे, अभी हमारे पास लॉन्ग डिस्टेंस वेपन है। जो स्कैल्प जो मिसाइल यूज़ करी गई है उसकी क्षमता 300 किलोमीटर दूर तक है। तो हमें LOC भी क्रॉस करने की जरूरत नहीं पड़ेगी हमारे रफाल को। ये सारे टारगेट 300 किलोमीटर से अंदर हैं और ये बड़े सिलेक्ट किए, बड़े ध्यान से सिलेक्ट किए। इनके ऊपर हमेशा से नज़र रखी जाती है, पूरी इंटेलिजेंस गैदर करके, एक्चुअल ह्यूमन लेके, सैटेलाइट इंटेलिजेंस लेके। NTRO का एक बड़ा रोल है इसमें। हमने उस सारे को कंबाइन करके ये टारगेट सिलेक्ट किए गए। और एक बार प्रधानमंत्री ने अप्रूव कर दिया तो उसके बाद एयरफोर्स ने अपना पूरा जो एक्शन है रफाल के थ्रू एक्शन किया है। तो ये हमें समझना पड़ेगा कि पाकिस्तान ये बात जान ले कि ये हिंदुस्तान इस समय बहुत ही सक्षम देश है।